मैं आपको 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्रॉप प्रोडक्शन को समझ सकते हैं 10,000 BC के समय में। जो 10,000 BC के समय में जो नोमैडिक्स होते थे, आदि मानव, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड की सर्च में, और वो शेल्टर में रुकते थे। शेल्टर मतलब जैसे कोई गुफा या पेड़, एक ऐसा स्थान यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ रह सकें, उसे हम शेल्टर कहते हैं। और फिर वो हंटिंग करते थे। हंटिंग वो फूड हंटिंग में जो एनिमल से उनको जो मीट मिलती थी, उसको वो फूड के तौर पे खा लेते थे। और अब हमारा रोल आता है एग्रीकल्चर का। तो जैसे ही समय बीतता गया, हमें मालूम पड़ा कि हम खाना प्रोड्यूस ही कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मतलब, ये आप लेफ्ट साइड में जो इमेज देख रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये बहुत लार्ज स्केल में ये एक फील्ड है। उसमें आप देख सकते हैं ये वीट हो रहा है, ये क्रॉप है जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो लोग खेती कर रहे हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और जो क्रॉप में से जो वीट निकलता है, जो हम खाते हैं, उसको हम फूड कहते हैं। तो अब अब हम अब हम बात करने आ रहे हैं एग्रीकल्चर के सोर्स की। तो एग्रीकल्चर के दो सोर्स होते हैं, एक खारिफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप। तो पहला हम बताएंगे खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होता है? खारिफ क्रॉप साउंड किया जाता है रेनी सीजन में, मतलब बोया जाता है रेनी सीजन में, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मोर वाटर फॉर ग्रो, उगाने के लिए। तो वो जून में साउंड किया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल, पैडी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। जैसे आप नीचे इमेज दी गई हैं उनमें से देख सकते हैं। और जो रबी क्रॉप होता है, वो विंटर में ग्रोज किया जाता है, क्योंकि उसको बहुत कम पानी चाहिए होता है इसके लिए। और वो अक्टूबर में बोए जाते हैं और अप्रैल में वो हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, वीट, ग्रेन, बार्ले एंड पीज एक्सेट्रा। तो हम सीखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं और क्रॉप कैसे ग्रो करते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसकी जो सॉइल है उसको हम प्लेन करेंगे। और जो फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट, जिसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग सीड। फिर फिर हम फील्ड, जो आप रेड कलर की इमेज देख रहे हैं, ये एक फील्ड है। इसके अंदर आप क्या कहते हैं, सीड को मतलब बोएंगे। और जो तीसरा है एड ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, और उसमें आप मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो हम तो हमारा हमें जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स का वेस्ट होता है, जो उनका एक्सक्रीशन होता है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो आधा नेचुरल होता है, आधा केमिकल होता है। और वो हमें फैक्ट्री में मिल जाता है और हमें वो शॉप पर मिल जाता है। और चौथा है इरिगेशन। फिर हमें प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए हमें उसको पानी भी देना पड़ेगा। तो पानी हम किसी कैनाल या रिवर या समर से दे सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड हैं। और जो पांचवा आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। अगर आप सोचिए, अगर आपका एक फील्ड है, उसके अंदर आप वीट ग्रो कर रहे हैं, और उसके अंदर जो छोटी छोटी जो हमारे ग्रास वगैरह प्लांट्स वगैरह निकल आते हैं, वो जो वीट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उनको काट देना चाहिए। और छठवां पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। फिर जब वो बड़े बड़े हो जाएं तो हमें उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। सातवां स्टोरेज, और हमें उनको हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो
इसको आप समझेंगे एक नेचुरल फील्ड से। जो आपने देखा होगा कि नेचुरल फील्ड में जो मिट्टी के जो हार्ड हार्ड टुकड़े होते हैं, जो जिसको हम हार्ड सॉइल कहते हैं, और प्रॉपर हिंदी में हम उनको ढिल्लियाँ कहते हैं, और इंग्लिश में उनको ग्रम्प्स कहते हैं। तो उससे हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। तो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हमें ग्रम्प्स को तोड़ना पड़ेगा। ग्रम्प्स को तोड़ने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमें ये ग्रम्प्स को तोड़ने से जो हमारा सॉइल होता है वो टर्न होता है और लूज होता है। जो हमारे जो ग्रम्प्स होते हैं वो हमें खुरपी से वो हम उनको खुरेद देते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा सा फील्ड होता है तो हम उनको ट्रैक्टर से हम उनके ग्रम्स तोड़ते हैं। तो जो सॉइल को टर्न जब हम ग्रम्स को तोड़ने से जो सॉइल होता है वो टर्न और लूज हो जाता है। तो टर्न और लूज करने से सॉइल को क्या होता है, जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो फ्यू सेंटीमीटर बढ़े आते हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उससे हमें जो प्लांट्स के रूट होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है, और सॉइल को लूज होने से जो अर्थवॉर्म की उनकी ग्रोथ होती है। और अर्थवॉर्म का क्या रोल होता है, अर्थवॉर्म का ये रोल होता है कि जो प्लांट डेडली हो जाते हैं वो उनको डिकम्पोज करने में, जो वो डेडली हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज मतलब गला देना, वो उनको गला देते हैं, और जो उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलता है उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो दोबारा उगने लगता है। और जो अर्थवॉर्म होता है वो अर्थवॉर्म हमें ह्यूमस भी देता है, और वो सॉइल को टर्न भी करता है। तो जो सॉइल है वो टर्न और लूज होता है टिलिंग एंड प्लॉगिंग प्रोसेस के द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सॉइल है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसके टूल के बारे में, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। जो अर्लियर में जो पहले टूल जो इस्तेमाल होते थे प्लग, वो वुड के होते थे, और जो अब होते हैं वो आयरन के होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्लग का ये डायग्राम है, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ये प्लग देख रहे हैं आप, जो आप देख सकते हैं, जो ये पार्ट है ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्लग शेयर है। और जो ये पाइप गया है इसको हम कहते हैं प्लग शाफ्ट, ये हमारा बोर्ड का बना होता है। और जो ये हॉरिजॉन्टली शेप में है इसको हम बीम कहते हैं। इसको क्योंकि ये आपने देखा होगा, जो बेल वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये रखे जाते हैं, और जो प्लग होता है उसको चलाया जाता है। और जो प्लग की शेप होती है वो प्लग की शेप, जो ये फ्रंट में देख रहे हैं प्लग शेयर की शेप, ये ट्रायंगल में होती है। प्लग की शेप ट्रायंगल में होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की, मतलब दूसरे टूल की, जिसको हम कहते हैं हुए हमारा इम्पोर्टेंट टूल है, जो सॉइल को लूज करता है और प्लांट जो होते हैं वीड्स उनको निकालता है, जो घास वगैरह होती हैं। और हुए होता है वो फुल आयरन से बना होता है, पूरा आयरन से।
तो मैं अब आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आप डायग्राम दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है जिसको हम बेंट प्लेट कहते हैं, ये हमारा ब्लेडर है जो ग्रम्स होते हैं उनको तोड़ता है और ये लूज करता है सॉइल को और वीड्स को निकालता है। ये बहुत शार्पन होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये गई हमारी रॉड, ये हमारी रॉड है, ये हमारी रॉड जा रही है, ये भी लोहे की है। और ये हमारी ग्रिप, ये ऊपर हॉरिजेंटली आपको दिखाई पड़ रहा है। इधर दो लोग इससे हाथ से पकड़ के करते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और ये नीचे की तरफ ये हैंडल है, ये आप देख सकते हैं ये। और ये जो दिखाई पड़ रही है इसको हम वीम कहते हैं। जो वीम होती है वो जो आपने देखा हुआ, जो बैल होते हैं उनकी सर पर ढक देते हैं और इसको चलाते हैं। और अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, जिसको कहते हैं हम कल्टीवेटर। तो जो कल्टीवेटर होता है वो हमारे जो ड्रम्स होता है उनको तोड़ता है, और उससे क्या होता है, जो लेबर होती है हमारी वो बच जाती है और हमारा समय बच जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कल्टीवेटर का डायग्राम, ये सॉइल को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब सॉइल को प्लेन कर रहा है, और जो ग्रम्स होते हैं, जो मिट्टी के ढिल्ले होते हैं, उनको ये तोड़ रहा है। तो हम पहले बात कर रहे थे कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें। अब दूसरा पॉइंट है हमारा साउइंग। तो अब इसमें हम सीखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो उसमें हमें बताया गया था कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है साइंग। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम जो सीड्स होते हैं उनको कैसे बोएं, उनको कैसे गाड़ें। तो सीड को गाड़ने से पहले हमें उसको अच्छे जो सीड्स होते हैं उनको हमें एक तरफ करना पड़ेगा, ख़राब वाले सीड्स होते हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इधर देखिए, ये हमारा ड्रम या व्हीकल है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रम या व्हीकल है। तो अब इसमें पानी में हम सीड्स डाल देंगे। जो सीड्स नीचे हैं वो हमारे अच्छे सीड्स हैं, और जो सीड्स ऊपर हैं जो हल्के हल्के, वो ख़राब सीड्स हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे सीड्स हों और हमारी जो फार्मिंग है वो अच्छी हो। तो अब हम बात करने आ रहे हैं कुछ टूल्स की जिनसे हम सीड्स गाड़ते हैं। तो इसमें हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, दो डिवाइड करेंगे, एक ट्रेडिशनल में और एक मॉडर्न में। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में हमारा आता है फनल। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये एक फनल है, उसको हमने जो फील्ड है उसके अंदर हमने उसको गाड़ दिया और उसमें सीड्स डाल दिए और जो बर्ड्स होती उसको निकाल लिया, फिर उसको बंद कर दिया, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो सीड्स को ना खा जाए इसलिए। तो ये हमारा फनल से हम ऐसे करके सीड डालते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड से आप देख सकते हैं। और हम इसका इस्तेमाल करते थे 2-3 फनल को मिलाकर। तो अब हम जानेंगे मॉडर्न मेथड में सीड ड्रिल के बारे में। तो अब हम समझेंगे
सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल बीज को बोने वाली एक मशीन होती है जो सीड्स को बिल्कुल यूनिफॉर्म में घाटती है, और वो न ओवर क्राउडिंग भी नहीं होता, और वो लेबर भी बचाता है, और वो टाइम भी बचाता है। तो अब हम दिखाएंगे उसका डायग्राम। तो देखिए ये डायग्राम, इसमें जो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये इसके नेल हैं, ये गए। इससे क्या होता है, ये बहुत अंदर तक घुसते हैं और इनसे सीड अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं आपको अब तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो जो हमारा मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, और जो हमारा जो फर्टिलाइज़र होता है वो नेचुरल नहीं होता, वो हमें मिलता है फैक्ट्री में। तो हम मैन्योर की बात करते हैं। जो मैन्योर होता है वो नेचुरली हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। जो प्लांट्स होते हैं अगर कभी वो डेड हो जाते हैं तो एनिमल से हमें जो डंग मिलता है, तो इन दोनों पे जब ये दोनों गल जाते हैं तो इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है। तो इसको रिएक्ट करके इसका बन जाता है मैन्योर, और मैन्योर से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारा जो मैन्योर होगा वो अच्छा नहीं होगा तो हमारे जो प्लांट होंगे वो वीक होंगे। अगर हमारा मैन्योर अच्छा होगा तो जो हमारे प्लांट होंगे वो प्रॉपर ग्रो होंगे। तो जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो फर्टिलाइज़र होता है वो नॉन ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइज़र नॉन ऑर्गेनिक इसके लिए होता है क्योंकि उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई रिएक्ट नहीं करते इसके लिए। अभी मैंने आपको मैन्योर के बारे में डिस्कस किया था, अब मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा फैक्ट्री में मिलता है, और वो रिच होता है, मतलब वो सिंगल न्यूट्रिएंट से बना होता है। जैसे यूरिया सुना होगा, पोटास सुना होगा, NPK सुना होगा, फेरस सल्फेट सुना होगा आपने, और कई सारे सुने होंगे, और नाइट्रोजन सल्फाइड सुना होगा। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइज़र और सिंपल सॉइल के प्लांट के बीच में। तो एक बकेट लीजिए और उसमें आप सॉइल के साथ प्लांट में रख दीजिए, और उसमें मैन्योर मिक्स कर दीजिए। दूसरे में बकेट लीजिए और सॉइल के अंदर प्लांट रख दीजिए और उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए, और तीसरे में कुछ मत ऐड करिए। तो आपका जो मैन्योर वाला है वो ज़्यादा दिनों तक लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र वाला है आप उसको प्रॉपर पानी देना पड़ेगा, खराब हो जाएगा अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालिए। और जो सिंपल वाला कुछ टिकेगा और वो मुरझा जाएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो नॉन ऑर्गेनिक होता है, और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है। इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। और पर जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, उसमें ह्यूमस नहीं होता है। और आप इधर देख रहे हैं जो मैन्योर होता है उसमें जो ह्यूमस है वो होता है, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। और पर जो मैन्योर होता है वो न्यूट्रिशन
रिच तो होता है पर वो लेस होता है, और जो और पर वो मैन्योर जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी को अच्छा रखता है, और जो वाटर कैपेसिटी होती है उसको भी वो अच्छा रखता है। और आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनके आसपास जो सॉइल होती है तो उसमें जो पोर्स होते हैं जिनको हम होल्स कहते हैं, वो प्लांट को एयर एक्सचेंज करने में उनकी हेल्प करता है। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकली होता है, वो फैक्ट्री में बना होता है। जो फर्टिलाइज़र होता है अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो पॉल्यूट करता है, और अगर आप उसके एक्सेस को यूज़ करते हैं तो जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होगा। तो अब हम चौथे पॉइंट की बात करने आते हैं, जिसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन में क्या होता है, हम प्लांट को पानी देते हैं। अगर हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तो जो प्लांट है वो ढंग से ग्रोथ नहीं करेगा। अगर हम उसको पानी प्रॉपर देंगे तभी वो ग्रोथ करेगा। तो जो आपने देखा होगा जो प्लांट है वो 90% पानी से बना होता है, और जो ह्यूमंस हैं और जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो वाटर है वो लाइफ है। और ये जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स होते हैं, उनको पानी की उन्हीं से वो पानी लेते हैं, क्योंकि अगर वो रूट पानी नहीं लेंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। और जो सीड्स होते हैं वो उनको पानी की इसलिए सख्त ज़रूरत होती है क्योंकि वो जर्मिनेट करते हैं, वो अपने जैसा एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। और अगर प्लांट में अगर हमेशा प्रॉपर आप पानी देंगे तो प्लांट जितनी भी ठंड हो या फिर जितना भी हॉट वेदर हो, प्लांट हमेशा उस कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे इरिगेशन के एक्चुअल सोर्स की। तो इरिगेशन में हमें पानी मिलता है, वेल से मिलता है जो इसको हम कुआं कहते हैं, और ट्यूबवेल से मिलता है, हम मोटर से मिलता है मतलब, और पॉन्ड से मिलता है जिसे हम तालाब कहते हैं, और हमें लेक से मिलता है जो नेचुरली मिलता है, और रिवर से मिलता है वो भी नेचुरली मिलता है, और जो हमें डैम से मिलता है और कैनाल से मिलता है नेचुरली मिलता है। पर जो डैम्स होते हैं और कैनाल होते हैं उनको आप बना भी सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड की। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसका प्रॉफिट क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड एक तो चीपर होता है, सस्ता होता है, और एक उसका लॉस ये है कि वो बहुत कम एफिशिएंट होता है। वो बहुत कम एफिशिएंट होता है, मतलब उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, और उसके बहुत सारे वॉरियस वेज हैं। पहला है हमारा मोट, जिसे हम पुलिस सिस्टम कहते हैं। पुलिस सिस्टम, ये पहली इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं। ये गई हमारी पुली, इसमें एक व्हील है, और इसमें क्या कहते हैं बाल्टी घूमती है, और जैसे इसमें पानी भर जाता है अंदर कुएं से हम उसको निकालते हैं और खेत में डाल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है चेन पंप। तो चेन पंप में क्या होता है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ये देख सकते हैं, ये मोटर है, उससे क्या कहते हैं पानी निकल रहा है, वो मोटर एक व्हील में घूम रही है, देख सकते हैं आप। इससे देखिए ये बाहर पानी आ रहा है। और जो तीसरा मेथड है वो है ढेकली मेथड। तो ढेकली मेथड में क्या होता है, ये कोई भारी सामान होता है उसको हम इसके द्वारा निकालते हैं। जैसे ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, लकड़ी में आपने ये पत्थर बांध दिया, और ये बाल्टी एक तरफ बाल्टी बांध दी कुएं की तरफ, और ये नीचे की साइड जाता है, और इसमें से हम बाल्टी निकाल लेते हैं। और जो चौथा मेथड है उसे कहते हैं राहत मेथड, जिसको हम कह सकते हैं लीवर सिस्टम।
तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं राहत मेथड में कि ये लकड़ी है, ये एक बल्ली है जिसको एनिमल से बांध दिया है और वो घूम रही है। और उधर देख सकते हैं वो व्हील टाइप का है, राहत कहते हैं उसको। तो उसमें बाल्टी बंधी है और वो घूम रही है। जैसे जैसे ही ये घूमते जाएगी, ये बुलक बुलक घूमती जाएगी, वैसे ही वो गोल गोल टायर घूमता जाएगा। तो अब हम मॉडर्न मेथड की बात करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न मेथड में आता है पहले स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एक मोटर के द्वारा ये इन पाइपों में से पानी आता है, ये पंप होती हैं, ये प्रेशर से पानी फेंकती हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये सीधे प्लांट पर जाकर गिरते हैं और इससे हमारा बहुत कम पानी बर्बाद होता है। और ये ज़्यादातर अच्छा काम करती है अनइवन लैंड पर। और जो हमारा दूसरा मेथड है वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें पाइपलाइन गई होती हैं प्लांट के बिल्कुल बीचों बीच और उससे सीधे पानी जाता है। आप देख सकते हैं ये गई तीसरी और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में। इससे क्या होता है, इससे सीधे हमारा जो पानी जाता है वो सीधे रूट पर जाता है। हमारा पानी जो जाता है वो सीधे रूट पर जाता है। तो इससे क्या होता है प्लांट की, तो इससे हमारा जो है वाटर और बच जाता है। तो ये दोनों मेथड हमारे ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, वहाँ पर रेन नहीं होती है सालों साल, इसलिए। तो अब हम आते हैं 5वें पॉइंट को, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो अब आप जानेंगे कि जो वीड्स होते हैं वो फील्ड में से कैसे हटाएं। तो क्या होता है, जो वीड्स देखे होंगे आपने निकलते हुए, वो जैसे ग्रास वगैरह होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स, तो वो कॉम्पिटिट करने लगते हैं मेन प्लांट से। वो कभी कभी कॉम्पिटिट करने लगते हैं मेन प्लांट से उनका न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो हम उनको खुरपी से या सीड ड्रिल से खुरेद सकते हैं। पर अगर हमारे फील्ड में सीड्स हुए तो वो खुरेदने, जब हम सीड ड्रिल से उसको खुरेदेंगे तो जो मिट्टी होगी वो नीचे से निकल आएगी, तो ऐसे प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। इसलिए हमें उसको अलग से खुरपी से खुरेदना होगा, या फिर इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनको हम कहते हैं वीडसाइड्स, और हम इसको डिनोट करते हैं 2,4-D से। जैसे क्या पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स दवाई होती है, वैसे ही वीड्स के लिए वीडसाइड्स दवाई होती है। और फिर हम इसको स्प्रे करवा देंगे, और स्प्रे करवाने के बाद स्प्रे करवाने के बाद ये हमारे लिए हार्मफुल रहती है। इसके लिए जब हम स्प्रे कर रहे हों तो हम अपने मुंह पर किसी चीज़ को बांध लेंगे, जैसे मास्क या फिर कुछ अंगोछा। इससे क्या होगा, जो आपके अनवांटेड प्लांट होंगे वो सारे सूख जाएंगे और डेड हो जाएंगे। तो मैं अब आपको बताऊं, जब वीड्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब फील्ड से, तो अब कुछ बचता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 पॉइंट है जो हमारा हार्वेस्टिंग, तो हम जो प्लांट्स हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो हम प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे हार्वेस्टर से या सिकल से। तो हम
प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं 3 या 4 महीने के बाद उनके जब हम उनमें सीड्स डालते हैं तो उनके 3 या 4 महीने के बाद हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जो आपने देखी होगी गेहूं की खेती में जो पूरा प्लांट होता है, एक पूरा जो पेड़ होता है उसको हम चाफ कहते हैं, और जो उसमें से जो हमारे जो टुकड़े निकलते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेन्स मीन्स वैसे मक्का होता है। और फिर हम उनको अलग, पता है कैसे करते हैं, हम उनको अलग करते हैं थ्रेशिंग से। थ्रेशिंग ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा। तो अब हम बात करने आ रहे हैं थ्रेशर की। तो जो थ्रेशर होता है, थ्रेशर एक हमारी मशीन होती है जो कंबाइन होती है, मतलब वो दोनों चीज़ करती है, वो थ्रेशिंग भी करती है और कटिंग भी करती है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये मशीन है, ये हमारी थ्रेशिंग भी कर रही है और कटिंग भी कर रही है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर हम प्लांट्स डालेंगे, उनमें से ये थ्रेश भी करेगी, मतलब साफ भी करेगी और उनको काटेगी भी। और इसी के हार्वेस्टिंग के हमारे कुछ मेन फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखने हैं। जो पोंगल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और जो बैसाखी है वो पंजाब में मनाई जाती है, और जो बिहू है वो आसाम में मनाया जाता है, और जो नबेयाना है वो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। और एक और चीज़ है जो मैंने आपको पिछले पेज में पढ़ाई थी, जो सिकल्स के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको पिछले पेज में, आप देख सकते हैं। ये गया सिकल, ये गया हमारा सिकल। अब हम साथ में पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। तो इसमें अगर हमें किसी क्रॉप को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो हम क्या करेंगे, हमें किस चीज़ का डर रहता है कि हम इंसेक्ट होते हैं वो ना हमारे जो क्या कहते हैं क्रॉप को बर्बाद कर दें, जो रैट होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको ख़राब कर सकते हैं, और जो मॉइस्चर होता है वो गीला कर सकता है। तो इस लार्ज स्केल अमाउंट क्रॉप को ये हम स्टोर करते हैं साइलस और ग्रेनरी में। तो ये जो साइलस और ग्रेनरी है वो एक बड़ा सा हॉल होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये रहे साइलस और ग्रेनरी, ये आप देख रहे हैं, ये रहा साइलस है ये, और ये दूसरे नंबर पे ये है ग्रेनरी। यही हम इन्हीं में स्टोर करते हैं ज़्यादातर। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको घर पर फूड रखना है तो आप कैसे रखोगे। तो जो नीम एक कमरा होगा, एक कमरा लीजिए और उसमें आसपास जो सूखी नीम होती है, ड्राई नीम रख दीजिए, और उसके ऊपर ही खाना रख दीजिए उसके आसपास ही। तो जो आपका खाना है वो ख़राब नहीं होगा। और जो आपने कोस्टल एरिया में देखा होगा, जो मतलब वहाँ पर फ़िश मिलती हैं, फ़िश से हमें मिलता है कॉड लीवर, और कॉड लीवर से मिलता है हमें विटामिन डी। तो अगर आपको कोई एनिमल्स होता है, अगर आपको कोई एनिमल रखना है अपने घर पर, तो आप कैसे रखेंगे, घर पर या फिर फार्म में, तो ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तो उसके लिए आपको उसका प्रॉपर खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी शेल्टर मतलब रुकने की जगह रखनी पड़ेगी, और आपको उसको बीमारी से बचाना पड़ेगा, मतलब बीमारी देखना पड़ेगा उसको कोई बीमारी नहीं लग जाए। और अगर आप इसी काम को लार्ज स्केल में करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो अब यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमारे एक टॉपिक रह गया है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।